हेलो स्टूडेंट्स, आज तीसरे रीजनिंग में डाइस चैप्टर में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने डाइस चैप्टर में टाइप नंबर 3 तक के क्वेश्चन किए थे। टाइप नंबर 4 आज हम लोगों को स्टार्ट करना है। टाइप नंबर 4 में हमें क्या पढ़ना है? ओपन डाइस के बारे में। ठीक है, ओपन डाइस में देखिए आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो सब अल्टरनेट होते हैं अल्टरनेट आर अपोजिट टू ईच अदर। अल्टरनेट एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ओपन डाइस को फोल्ड करने के लिए कहा जाएगा। ओपन डाइस को जब फोल्ड करेंगे तो आपसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होगा और कहेगा कौन सी फिगर आपकी कौन सी पोजीशन बनेगी, कौन सी स्थिति बनेगी जब किसी एक पासे को क्या कर लिया जाए? फोल्ड कर लिया जाए। ठीक है, तो हम क्या ध्यान रखेंगे? अल्टरनेट जो होंगे वो आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, और रिमेनिंग बाद में बचेंगे, रिमेनिंग आर आल्सो अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, अगर कहीं पर भी ऐसी दिक्कत आ जाए कि इस मेथड से हम अल्टरनेट से वहाँ पर अगर हम अपोजिट नहीं पता कर पा रहे हैं तो एक सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। इस तरीके का सिंबल हम बनाने, जेड जैसी आकृति जो है बनाने की कोशिश करते हैं। 3 लाइनें खींचते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। ठीक है, क्वेश्चन में हम इस बारे में आपको बताएंगे कि ऐसे भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है ये सिंबल। इस तरीके से भी बन सकता है। तो यहाँ पर भी ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाले पॉइंट ये आपके क्या है? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हम इस चीज को आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से इस ओपन डाइस को समझने की कोशिश करते हैं। टाइप नंबर 4 में पहला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारी एक गिवन फिगर है, ये दी गई आकृति है और इसे फोल्ड करके हमें क्या बनाना है? एक पासा बनाना है। ठीक है, दी गई आकृति को फोल्ड करके एक पासा बनाया जाए तो पासे की कौन सी आकृति हमको दिखाई देगी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ये 4 हमें जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? देखिए, इस ओपन डाइस को सबसे पहले आपको इसमें क्या निकालना है?
अपोजिट निकालना। और अपोजिट की ट्रिक आपको बताई गई, हमने लिखा क्या कि आप पहला काम ये करें कि अल्टरनेट अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट कौन है, देखिए 2 का अल्टरनेट है 5, 2 और 5 आपस में क्या है, अपोजिट है। 3 का अल्टरनेट क्या है 1, तो 3 और 1 आपस में अपोजिट है। और रिमेनिंग आपका क्या बचा 6 और 4, ये भी आपस में क्या है, अपोजिट है। 6 और 4 भी अपोजिट है। अच्छा, हमने आपको एक बात बताई थी लास्ट क्लास में कि अपोजिट जो सरफेस होती है वो नेवर सीन टुगेदर एंड नेवर हिडन टुगेदर, ना ही साथ में दिखाई दे सकती और ना ही साथ में एक साथ जो है, एक साथ ना तो दिखाई दे सकती और ना ही एक साथ उनको हम छिपा सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं 2 और 5 एक साथ दिखाई दे रही हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। 3 1 इसमें दिखाई दे रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 6 4 इसमें दिखाई दे रहा, नहीं हो सकता। इस वाले में कोई भी अपोजिट सरफेस दिखाई नहीं दे रही, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। MAT, ये गिवन फिगर है हमारे पास। MKT BRW, ये ओपन डाइस है, खुला हुआ पासा। इसे मोड़कर आपको क्या बनाना है, एक घन बनाना है, एक पासा बनाना है। तो पासे किस तरीके का दिखेगा वो बताना। तो देखिए इसके आंसर हमारे पास क्या है, BRW इसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट ए ऑप्शन है ये हमारा, ये बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है MKR, डी ऑप्शन में हमारा लिखा हुआ है MKB, ठीक है। आप फटाफट बताइए मुझे 10 सेकंड में कौन सा आंसर सही होगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दिए गए पासे को दिए गए आकृति को मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है। दिए गए आकृति को मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपोजिट निकालना। अल्टरनेट अपोजिट यहाँ पर देखेंगे हम, तो अल्टरनेट अपोजिट में हम क्या पाएंगे कि M का अपोजिट क्या है, T है। तो M और T अपोजिट हो गए आपस में, ठीक है। M का अपोजिट क्या है, T। उसके बाद में देखिए, अब इसके बाद में यहाँ पर इस वाले में क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पोल है यहाँ पर, B का अपोजिट क्या हो जाएगा, W, और रिमेनिंग में K और R, K का अपोजिट क्या हो जाएगा, R। ये हमारे अपोजिट हो गए। अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए और ना ही एक साथ हिडन हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में M, K और T दिख रहा है, M का अपोजिट T साथ में ही दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता क्योंकि M और T साथ में नहीं दिख सकता। इस वाले में अगर आप बात करेंगे तो B और W साथ में दिख रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। इस वाले में बात करेंगे K और R साथ में दिख रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो D वाला आंसर होगा। जब चाहे तो चेक कर ले, MK B में से कोई भी अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक
ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर देख लीजिए। आर का मतलब रेड, बी का मतलब ब्लू, है ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और डब्ल्यू। ये एक ऐसा फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, सेम वही चीज, इस आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जा रहा है, तो घन की कौन सी आकृति हमको दिखाई देगी। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ये 4 आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो देखिए कौन सा आंसर सही होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले अपोजिट चेक करने होंगे, ठीक है। तो अपोजिट चेक कर लिया जाए भाई। तो यहाँ पर हम देखिए एक चीज तो क्लियर है कि जी का अपोजिट क्या होगा, ओ होगा। जी का अपोजिट तो ओ नहीं, इतना तो हमें पता है इंटरनेट से। बाकी चीजों में हम नहीं पता कर पा रहे, ठीक है। तो हमने वैसे एक आपको अभी बताया था चित्र बनाना, ठीक है। तो अगर हम चित्र डायग्राम कौन सा लाइन वाला, अगर उससे हम अगर करने की कोशिश करें, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो देखिए यहाँ से हम चले ये, और फिर किस पॉइंट पे खत्म हुए यहाँ से, तो इन दोनों पॉइंट को लिंक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आर का अपोजिट क्या है, वाई। और जैसे आर का वाई पता चल गया तो रिमेनिंग तो बी का डब्ल्यू ऑटोमेटिक हो जाएगा। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो ये डायग्राम की हमने हेल्प से तुरंत पता कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते, जी का ओ है इसलिए आंसर नहीं हो सकता, आर का वाई है ये भी आंसर नहीं हो सकता, डी डब्ल्यू ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए डायग्राम क्या है। एस परसेंटेज
इस तरीके से डायग्राम है, इसको फोल्ड करके इसे मोड़ कर क्या बना रहे हैं, एक घन बना रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है घन का कौन सी आकृति घन की हमको दिखाई होगी, कौन सी आकृति घन की हमको दिखाई देगी। तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं इसके। एस परसेंटेज एच, ये ऑप्शन है हमारा। दूसरे में है परसेंटेज और हैच, ये बी ऑप्शन है हमारा, ठीक है। सी ऑप्शन में सिर्फ परसेंटेज लिखा हुआ है और डी ऑप्शन में सिर्फ एस लिखा हुआ है। अब इनमें से बताइए कौन सा आंसर होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, अपोजिट पता करना है आपको। तो देख सकते हैं एस का अपोजिट ये क्या हो जाएगी, ब्लैंक, खाली आकृति हो जाएगी। तो एस का जो अपोजिट हो जाएगा वो ब्लैंक फिगर है, और यहाँ पर ये दोनों ब्लैंक फिगर एक दूसरे के अपोजिट हैं। और रिमेनिंग में अगर हम लोग बात करें तो परसेंटेज और हैज आपस में एक दूसरे के अपोजिट। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो परसेंटेज हैज यहाँ पे दिख रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। परसेंटेज हैज यहाँ दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन सी और डी में हम कैसे कंफर्म करें कि कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि हमने आपसे कहा था कि 2 विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकती और 2 विपरीत सतह एक साथ दिख भी नहीं सकती, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर ये 2 विपरीत सतहें हैं और ये दोनों विपरीत सतहें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर ये दोनों विपरीत सतहें दिख रही हैं और इस क्वेश्चन में भी दोनों विपरीत सतहें दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात कंफर्म है। क्या कंफर्म है कि परसेंटेज, देखिए आपको हमने कहा कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती और 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ छिप भी नहीं सकती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस फिगर में जो एक ब्लैंक फेस तो हमें दोनों दिखाई दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो परसेंटेज है या जो हैज है, इन दोनों में से दोनों के दोनों सिंबल क्या है, यहाँ पर हिडन है, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब आप कह सकते हैं सर यहाँ भी तो एस जो है हिडन है, लेकिन एस हिडन है लेकिन ब्लैंक सरफेस तो यहाँ नहीं हिडन है ना। इनमें से कोई भी ब्लैंक सरफेस के लिए यूज हो सकती है। तो इस कंडीशन के हिसाब से ये आंसर क्या हो गया, गलत, और ये हमारा क्या हो गया, सही। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या बताया हमने कहा कि एस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एस के साथ में ब्लैंक सरफेस अपोजिट है इसका, परसेंटेज और हैज ये अपोजिट है, और दोनों ही अपोजिट एक साथ कभी भी हिडन नहीं हो सकते, ठीक है। 2 विपरीत सतह एक साथ कभी भी छिप नहीं सकती, और यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, हिडन है। इस वाले में देखिए परसेंटेज तो है, ठीक है। अब आप अगर सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर ये वाली में से एस मिसिंग है, तो सर एस मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लैंक सरफेस है वो तो कोई ना कोई आपको गिवन है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये आपको फिगर गिवन है, इसे मोड़कर एक हम क्या बना रहे हैं, घन बना रहे हैं। तो घन की कौन सी आकृति आपको दिखाई देगी, घन की कौन सी आकृति आपको दिखाई देगी। ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी।
से कौन सा आंसर होगा। तो आंसर निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपोजिट पता करना होगा। देखिए ये दो ब्लैंक सरफेस हैं एक दूसरे के अपोजिट में, यहाँ भी दो ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब अपोजिट में ये ब्लैंक सरफेस है और इधर भी ब्लैंक सरफेस है, इस वाले में भी ब्लैंक सरफेस है, इधर भी ब्लैंक सरफेस है, लेकिन ए और बी भी एक साथ क्या है, अपोजिट है। ठीक है, देखिए ये तो क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं हो सकता क्योंकि ए और बी में से कुछ भी यहाँ पर दिखाया नहीं गया है और आपको पता है दो विपरीत सतह एक साथ कभी भी छिप नहीं सकती। ठीक है, अब इनमें से अगर हम लोग बात करें तो इसमें से ये और ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ए और बी क्या है, दूसरे के विपरीत हैं और विपरीत सतह भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, 6 नंबर है। टू 3 4 5 6 1 ये हमारे पास एक फिगर गिवन है। ठीक है, और इसे फोल्ड करके हम क्या बना रहे हैं, पासा बना रहे हैं। इसे फोल्ड करके क्या बना रहे हैं, पासा बना रहे हैं। तो पासे की कौन सी आकृति हमको दिखाई देगी। ठीक है, पासे की कौन सी आकृति दिखाई देगी। ये ऑप्शन है ऑप्शन है। ठीक, कहा जा रहा है कि पासे की कौन सी आकृति हमको दिखाई देगी। पहली आकृति में जो नंबर है 1 3 2 है, दूसरे में जो नंबर है वो 2 3 4 है, तीसरे में है 6 3 4 और चौथे में जो नंबर है वो है 1 3 4। ठीक है, इनमें से कौन सी आकृति होगी। अब देखिए आपको लग रहा होगा बड़ा आसान सा है, करके देखते हैं, आसान है कठिन है। सबसे पहले आपको इस गिवन फिगर में क्या करना है, दी गई आकृति में अपोजिट पता करना है। तो 2 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 5 है और रिमेनिंग जो है 1 का अपोजिट क्या है, 6। तो ये सारे के सारे क्या हैं, दूसरे के अपोजिट है। अब आपको पता है कि अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देते, तो आप देखें इसमें 1 2 3 इसमें कोई अपोजिट की वजह से कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ। इस वाले में 3 2 और 4 अपोजिट हैं ये, तो ये फिगर तो नहीं हो सकता आंसर। इस वाले में कुछ कैंसिल कर पा रहे हैं हम। 6 का अपोजिट 1 नहीं लिखा, 3 6 3 और 4, तो इसमें भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 1 4 3, तो 1 4 3 में भी कुछ कैंसिल, मतलब हमारे पास अब 3 ऑप्शन बच गए। और अगर सोचिए सिर्फ आपको इतना ही मेथड पता होता, 5 तक ही आपने क्वेश्चन किए होते, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नई बात हमको सीखनी है। क्या नई बात है वो देखते हैं। देखिए नंबर्स को हमें सिंपली क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, रोटेट करके चेक करना है। देखिए यहाँ पर अगर हम नंबर्स को चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 की जो रोटेशन है वो क्या है, क्लॉकवाइज, और यहाँ पर 1 2 3 की जो रोटेशन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें 1 2 3 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें सर क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्या ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि दोनों में जो रोटेशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अच्छा सेकंड वाला तो आंसर है नहीं। इस वाले में चेक करते हैं 3 4 6,
तो देखिए 3 4, अच्छा ये इस नंबर को ऊपर नीचे रहने वालों को आप क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं। तो 3 4 6 का मतलब हुआ ये जो रोटेशन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर 3 4 6 की जो रोटेशन है वो कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा आपका डी, चेक करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे सर प्रूव करिए, चलिए प्रूव कर देते हैं। 1 3 4, तो 1 3 4 में 1 को अगर आप शिफ्ट करते हैं तो 1 3 4 में ध्यान से आप देखिए 1 3 4 की जो रोटेशन है वो कौन सी है, क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर भी 1 3 4 की जो रोटेशन है वो कौन सी है, क्लॉकवाइज है। तो दोनों फिगर की रोटेशन सेम होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो कभी अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो वहां पर रोटेशन के हिसाब से आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये नई बात आपको सीखने को मिल गई। लास्ट टाइप करते हैं इस चैप्टर का, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में हमने कहा था कि आपको कोई भी फिगर नहीं दी जाएगी, मतलब नो फिगर का क्वेश्चन होगा। तो नो फिगर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिसमें कोई आकृति नहीं होगी। इसमें क्या होगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसा होगा। क्वेश्चन लैंग्वेज लिख लीजिए 2 3 and 4, 2 3 and 4 are neighbors, 2 3 4 क्या है, पड़ोसी हैं। 3 4 and 6 are neighbors, 3 4 और 6 भी क्या है, पड़ोसी हैं। 3 5 and 2 are neighbors, 3 5 और 2 भी आपस में पड़ोसी हैं, ठीक है। 3 5 2 भी आपस में पड़ोसी हैं। क्वेश्चन है फाइंड अपोजिट ऑफ 1। 1 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत क्या आएगा, करके देखिए आप लोग। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। सिंपली आप ये देखिए 3 4 और 3 4 कॉमन है, कैंसिल हो गया। तो पहली बात आपको पता चल गई कि 2 का अपोजिट क्या है, 6। अगर हम इस वाले का 3 5 2 का कंपेयर कराएंगे इस वाले से, तो 2 3 और 2 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो जब ये पता चल गया तो ये भी पता चल गया कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। ये सारे अपोजिट आपने क्या कर लिए, पता कर लिए। और जैसे ये सारे अपोजिट पता हो गए तो 1 का अपोजिट आपको पता चल गया क्या हो जाएगा भाई, 3। तो सिंपली आप कट करके आसानी से यहाँ पर क्या आपने देखा, 2 कॉमन ट्रिक का यूज। दो चीजें आपस में कॉमन थी, कैंसिल हो गई, रिमेनिंग आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन में, इफ यदि
the difference between the numbers of if difference between the numbers is 3 in a dice, यदि एक पासे में जो अंक दिखाई दे रहे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 3। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 3 इन ए डाइस, then find its फिगर। तो इसकी जो आकृति होगी वो कौन सी होगी ये आपको पता करनी है, ठीक है। कुछ आकृति यहाँ पर हम बना रहे हैं, देखिए। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। इनमें से हमको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 3 इन ए डाइस, देन फाइंड इट्स फिगर। तो इसकी आकृति कौन होगी। कभी कभी यहाँ पर लिख देते हैं द नंबर्स बिटवीन द नंबर्स इस 3 के बाद बीच में लिख देते हैं कि यहाँ पर जो डॉट्स होते हैं, मतलब यहाँ पर ये नंबर ना लिख करके डॉट बना जाते हैं, छोटे छोटे गुण बना जाते हैं। इनको आपको काउंट करना पड़ता है कि 1 2 3 4 5 6 कितने डॉट्स का यूज किया गया है, उसी को हम नंबर मान लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, देखिए बाय डिफॉल्ट हम जो है डाइस में जब तक कुछ कहा ना जाए तब तक हम कितने नंबर मानते हैं 6। कौन कौन से 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कह रहे हैं कि डिफरेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो डिफरेंस 3 का मतलब क्या है, डिफरेंस 3 का मतलब है कि जो भी साइड एक दूसरे के विपरीत होगी उनका जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा। अगर 1 है तो 1, तो यहाँ पर अगली जो साइड होगी इसके विपरीत क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस कितना होगा 3। अच्छा, अगर 2 है तो यहाँ पर कितना होगा 5, और अगर आपका 3 है तो क्या होगा 6। ये नंबर्स ही होंगे जिनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 3 होगा। अब आप एक चीज़ जानते हैं कि विपरीत सतह कभी एक साथ ना तो दिखाई दे सकती है और ना ही कभी छिप सकती है। अब अगर देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन में ये और ये कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है 4 5 6 और यहाँ लिखा है 1 2 4। अब इनमें से बताइए कौन सा आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का 4 क्या है अपोजिट है, ठीक है। तो ये कभी साथ में नहीं दिखा देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, कह दिया जाए द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑड नंबर्स इज 6 इन ए डाइस। एक पासे में जो डिफरेंस बिटवीन 2 ऑड नंबर्स है वो 6 होना चाहिए। तो फाइंड इट्स फिगर, तो इसकी आकृति क्या होगी। इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑड नंबर्स इज 6
एक सेकेंड, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी सही कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना चाहिए, इफ difference between two odd numbers, यहाँ पर अगर डॉट लिख देता है तो फिगर इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें डॉट में रिप्रेजेंट होगी और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसको डॉट को आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं काउंट करके, ठीक है। ऑड नंबर्स ऑफ डॉट ऑफ opposite surface is 6, then which figure is correct, कौन सी आकृति जो है सही होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ABCD क्या है। देखिए डॉट्स का मतलब है ये A ऑप्शन है, ये B है, C और ये D, ठीक है। डॉट का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर ये हमने 3 डॉट बना दी, मतलब इसका नंबर कितना हो गया 3। यहाँ पर हमने ये बना दी 4 डॉट, तो इसका नंबर कितना हो गया 4। यहाँ पर हमने 2 बना दिए, मतलब कहने का 3 4 2 ये डॉट पोजीशन। तो डॉट को आप काउंट करके उसको नंबर में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऑप्शन पे लिखा 8 9 6, ठीक है। तो इसका मतलब 8 डॉट है, यहाँ 9 है और यहाँ कितने डॉट हैं, 6 डॉट हैं। हमने लिखा 4 5 6, इसका मतलब 4 डॉट है, 5 डॉट है और 6 डॉट है। हमने लिखा 7 9 11, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 7 डॉट है, यहाँ पर 9 डॉट है इस तरीके के, और यहाँ पर 11 डॉट है, ठीक है। पॉइंट वाइज ये डॉट्स हैं हमारे, ऐसे ही डॉट्स। तो 9 बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए शॉर्ट में हमने उसको नंबर्स में लिख दिया, ठीक। अब देखिए सिंपल सा काम क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 ऑड नंबर। सबसे पहली बात तो ऑड नंबर्स होना चाहिए और उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 1 to 6 लेते हैं तो 1 to 6 में हमारे पास इवन नंबर भी है 2 4 6, तो हमें तो सिर्फ ओनली क्या लेना है, ऑड नंबर्स ही लेना है। तो ऑड नंबर्स की सीरीज हमको बनानी है, वो भी कितने की, ऑड नंबर की टाइप बनानी। तो पहला ऑड नंबर 1, दूसरा 3, तीसरा 5, इसके बाद में 3 और हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा 7, फिर 9 और फिर 11। तो इतने नंबर्स हमको यूज करने पड़ेंगे, 1 3 5 7 9 11, ठीक है। अब इनमें हमें कंडीशन क्या है कि इनका जो अपोजिट सरफेस है उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 6। कहने का मतलब अगर यहाँ 1 है तो इसकी अपोजिट सरफेस 7 होगी, तभी तो डिफरेंस कितना होगा 6। अगर हमारे पास 3 है तो 3 के लिए कितना होगा 9, और अगर हमारे पास 5 है तो 5 के लिए कितना होगा 11। ये हमारे क्या हो गए, अपोजिट सरफेस पता चल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 4 3 का मतलब ही नहीं, क्योंकि 2 4 तो इवन नंबर है, यहाँ भी मतलब नहीं है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, वैसे ही सब कैंसिल हो गए। लेकिन ये क्वेश्चन देखते ही आंसर हो गया। लेकिन हम अपनी कंडीशन को भी अगर हम चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि 7 9 और 11, ये 7 9 और 11 क्या है, ये आपके एक सरफेस पे दिखाई देने वाले हैं, मतलब अपोजिट नहीं है, इसमें ना तो 2 अपोजिट सरफेस हिडन है और ना ही 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एग्जाम में, जो एडवांस थोड़ी सी बात हम लोगों ने कर ली। तो डाइस का चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नए चैप्टर की, सिटिंग अरेंजमेंट।
सिटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में बोलते हैं बैठने की व्यवस्था। बैठने की व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पर 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, सर्किल बेस, सिंगल लाइन पे बैठने वाले या फिर डबल लाइन में बैठने वाले, ठीक है। वृत्त में कुछ लोग बैठ सकते हैं या एक लाइन में एक पंक्ति में बैठते हैं या डबल 2 पंक्तियों में बैठते हैं, ठीक है। शुरुआत करेंगे हम लोग सर्किल से। देखिए सर्किल में जैसे ये सर्किल बनाया गया और मान लीजिए अब सर्किल में 2 चीजें हो सकती हैं। ये व्यक्ति बैठा है ए और ये व्यक्ति बैठा है बी। इन दोनों का फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ, ठीक है। तो फेसिंग है सेंटर है। और मान लीजिए ये व्यक्ति बैठा हुआ है सी और ये व्यक्ति बैठा हुआ है डी। तो ये सारे के सारे व्यक्तियों का फेस कहाँ है? फेसिंग एट सेंटर की एक पोजीशन है, फेसिंग एट सेंटर। अच्छा मान लीजिए यहीं पर हम ऐसे बनाते, तो ये क्या हो जाता? फेसिंग आउटसाइड ऑफ सेंटर। मतलब ये केंद्र की ओर देख रहे हैं और ये केंद्र से बाहर देख रहे हैं। इन दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? देखिए जब फेसिंग एट सेंटर है, जब हम केंद्र की ओर देख रहे हैं तो जो हमारा राइट हैंड है, आप इस बात को समझिए यहाँ पर ध्यान से कि जो हमारा राइट हैंड है वो कहाँ होगा? इधर होगा। और लेफ्ट हैंड आप अपने आप को भी एज्यूम कर सकते हैं। हम अगर ऐसे बैठे हैं तो हमारा ये राइट हैंड है और ये हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड है। तो ये सारे पोजीशन से ऐसे काम करेगा। यहाँ भी इसका ये राइट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम फेसिंग आउटसाइड सेंटर है, अगर हम बाहर की तरफ देख रहे हैं तो जो राइट लेफ्ट की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। राइट हमारा ये पोजीशन हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये राइट को दिखाएगा और ऊपर क्या दिखाएगा? लेफ्ट दिखाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि फेसिंग एट सेंटर और फेसिंग आउटसाइड ऑफ सेंटर में राइट लेफ्ट आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज। सिंपल भाषा में फेसिंग एट सेंटर में कहा जाता है कि राइट जो होता है, राइट का मतलब हिंदी में दायां। जब भी आपसे कहा जाए कि दाएं जो है बैठा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति क्या है? आगे बैठा हुआ है, फॉरवर्ड बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर आपसे इसमें लेफ्ट कहा जाए, बाएं कहा जाए, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति कहाँ? पीछे बैठा है, मतलब आपके बैकवर्ड बैठा है, बैक में बैठा है, ठीक है। लेकिन ये बात यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाती है। अगर यहाँ राइट कह रहा है तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है वो बैक में बैठा है, और लेफ्ट कह रहा है तो व्यक्ति कहाँ बैठा है? फॉरवर्ड बैठा है, आगे बैठा है। तो दोनों फिगर्स में अलग अलग केसेस हैं। जब फेसिंग एट सेंटर होगा तो दायां आगे होगा, बायां पीछे होगा। जब फेसिंग आउटसाइड सेंटर होगा तो दायां आगे होगा और बायां कहाँ हो जाएगा? दायां जो है आपके पीछे हो जाएगा और बायां आपके क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। राइट मतलब पीछे और लेफ्ट फॉरवर्ड माने लेफ्ट आगे हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इस बात को। एक फिगर बनाते हैं।
ये फिगर हमने बना दी। अब इस फिगर से हम कुछ पॉइंट सीखना चाहते हैं, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट, अगर हमें सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से करना है तो कुछ पॉइंट्स हमारे क्लियर होने चाहिए। जैसा कि पहला पॉइंट लेफ्ट और राइट क्लियर होना चाहिए, जो कि हमने क्लियर कर दिया है आपको पहले कि लेफ्ट क्या होगा और राइट कहाँ होगा, दोनों अलग अलग कंडीशन में। फेसिंग ए सेंटर है तो क्या है, फेसिंग आउटसाइड सेंटर है तो क्या होगा। दूसरा पॉइंट हमें क्या क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर जो इमीडिएट नेबर्स होते हैं, जो आपसे इमीडिएट नेबर बोला जाता है कि पड़ोसी हैं, निकटतम जो पड़ोसी होते हैं। इमीडिएट का मतलब होता है वैसे निकटतम पड़ोसी। तो अब यहाँ पर इमीडिएट नेबर्स कौन है बताइए मुझे। देखिए इमीडिएट नेबर्स का मतलब होता है, जैसे अगर हम इमीडिएट नेबर की बात करें तो अगर हम बात करते हैं मान लीजिए ए का, तो ए के पड़ोसी कौन है। ए का पड़ोसी देखिए एच भी है और बी भी है। तो ए की जो पड़ोसी है वो कौन है, इमीडिएट नेबर है बी और एच। बी और एच ये तो क्या हो गए, नेबर्स हो गए। जैसे सी की बात करें तो सी के पड़ोसी कौन है, डी और बी। एफ की बात करें तो ई और जी। यहाँ इस बात से मतलब नहीं है पड़ोसी का कि उनका मुख कहाँ है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ सेंटर से बाहर भी देख रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन पड़ोसी पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेंटर की तरफ है या सेंटर से बाहर। पड़ोसी का मतलब है कि दो व्यक्ति जो आपके पास में है, ठीक है। तीसरा वर्ड यहाँ पर यूज होता है बिटवीन, माने बीच में। तो देखिए बीच में भी हमारे अगर पूछा जाए कि बी और एच के बीच में कौन है, तो बी और एच के बीच में कौन है, ए। तो बिटवीन में भी हमारे फेसिंग का कोई मतलब नहीं, हम चाहे सेंटर की तरफ देखें या बाहर की तरफ देखें, बिटवीन है तो वो हम बीच में बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है बी और एच के बीच में बैठा हुआ है। जैसे ए और जी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमको चौथा इसमें पता होना चाहिए, नेक्स्ट टू में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इसको हम इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं। इसकी हिंदी होती है अगला। अब अगला का मतलब हम यही समझते हैं कि ए के आगे क्या है, एच है, या अगला का मतलब जी के आगे एफ है, अगला का मतलब ये समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला नेक्स्ट टू का जो मतलब है वही मतलब है जो इमीडिएट नेबर का मतलब था, जो निकटतम पड़ोसी का मतलब था, वही मतलब है आपका किसका, नेक्स्ट टू का। ये कंफ्यूजन रहता है तो ये आप याद रखिएगा, इमीडिएट नेबर को ही नेक्स्ट टू बोलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ए का जो है नेक्स्ट टू क्या है, तो ए का नेक्स्ट टू बी और एच दोनों ही है, ना कि सिर्फ एच। अगर हम पूछे जी का नेक्स्ट टू क्या है, तो एफ भी है और एच भी है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें अपोजिट की, कि अपोजिट कौन होते हैं, अपोजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, विपरीत। तो देखिए ए का जो अपोजिट है वो कौन है, ई है। जैसे ए और ई आपस में क्या है, विपरीत है। बी का अपोजिट अगर हम देखें तो एफ है, ये बी है और ये एफ है, ये, ठीक है। यहाँ पर भी आप एक चीज देख सकते हैं, एफ का फेस सेंटर की तरफ है जबकि बी का फेस कहाँ है, सेंटर से बाहर है। तो फेसिंग का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अपोजिट में भी फेसिंग का कोई रोल नहीं कि कहाँ हम फेस कर रहे हैं, बस ये एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे फेसिंग की बात करेगा तो फिर आपको फेसिंग ध्यान देना पड़ेगा। फेसिंग का मतलब होता है सम्मुख, फेसिंग का मतलब होता है सम्मुख। अब अगर इस पूरे फिगर में हम बात करें तो ए का जो ई है ये एक फेसिंग है, ए और ई एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं। और क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन, यहाँ पर देखिए ए और ई है,
अगर हम इसकी बात करें डी और एच की, तो इनका भी फेस सेम है, तो डी और एच आपस में सेम फेसिंग में है। बाकी ये वाला फेस अलग है, इसका भी अलग है। तो सिर्फ दो ऐसे कॉम्बिनेशन है ए ई और डी एच जिनका फेसिंग क्या है, एक ही सेम साइड में है। ठीक है, इस वाले में आउटसाइड द सेंटर है, यहाँ पर आपका जो है ये भी आउटसाइड द सेंटर है। फेसिंग का मतलब होता है सम्मुख होना, सामने। ठीक है, और ये क्या है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये फेसिंग नहीं होगा। और इसमें लास्ट इंफॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लास्ट इंफॉर्मेशन ये है कि कुछ वर्ड हैं हमारे पास, जैसे हु। तो जो हु वर्ड होता है वो हमेशा आप ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। किसको बताता है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट जैसे ए एंड बी, दो लोग हैं, ठीक है, और आगे यहाँ पर एंड लिखा हुआ है हु। हु को हिंदी में बोलते हैं जो, और कोई इंफॉर्मेशन। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो किसके बारे में है, बी के बारे में होगी, ऑब्जेक्ट के बारे में होगी, ए के बारे में नहीं होगी। जो भी इंफॉर्मेशन हो के आगे कंटिन्यू करेंगे वो किसके बारे में लेकर के होगी, बी के बारे में होगी। से हु, अभी क्वेश्चन में इस बात को हम लोग और क्लियर कर लेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, बाकी जितने भी शब्द हैं हु को छोड़कर, चाहे वो बट हो, बट माने लेकिन, एंड या विच, ठीक है, एक्सेट्रा, कोई भी वर्ड्स हो, ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं वो सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, सब्जेक्ट की। जैसे अगर इसमें हम लोग बात करें ए बी एंड और आगे का सेंटेंस है, तो ये जो सेंटेंस है वो किसके बारे में बात करेगा, ए के बारे में बात करेगा, सब्जेक्ट की बात करेगा। लेकिन हु जो होगा हिंदी में, जिसको हम जो बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो किसकी बात करता है, हमेशा अपने पास वाले सब्जेक्ट की बात करता है। दैट इज यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वो बी की, इसीलिए हम बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट की बात करता है। और ये किसकी बात करते हैं, ये सारे शब्द सब्जेक्ट की बात करते हैं। नोट कर लीजिए इतना। टाइप नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग सर्किल की बात कर रहे हैं, वृत्त की। ठीक है, तो सर्किल में हम लोग वृत्त की बात कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। लिख लीजिए 8%, 8 व्यक्ति, 8% है, 8 व्यक्ति हैं, 8% 8 व्यक्ति, इनके नाम बताए गए हैं जे के एल एम एन ओ पी क्यू। 8 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ पी क्यू सिटिंग इन ए सर्किल, एक वृत्त में बैठे हुए हैं, फेसिंग एट सेंटर। इनका जो फेस है भाई वो कहाँ है, सेंटर की तरफ, फेसिंग एट सेंटर, फेस सेंटर की तरफ है। और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहली इंफॉर्मेशन है जे पी के दाएं दूसरा है, जे इज सेकेंड राइट ऑफ पी, जे पी के दाएं दूसरा है, जो के दाएं तीसरा है, के दाएं तीसरा है।
J is second right of P, O is third right of K, O is third right of K. सेकेंड पॉइंट है M O के, M O के बाएं दूसरा है M is second left of O, जो P और J के बीच में बैठा है, P और J के बीच में बैठा है। O is sitting between P and J, जो P और J के बीच में बैठा है। थर्ड पॉइंट है इसमें L, K और L K अथवा M का पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है। L is not the neighborhood of K and M, L जो है K और M का पड़ोसी नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास और इस पे बेस क्वेश्चन होते हैं। देखिए एसएससी और यूपीएससी, यूपीएससी या यूपीएससी के एग्जाम में हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें बैंकिंग एग्जाम में तो सीटिंग अरेंजमेंट के एक इन्फॉर्मेशन पे 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे बनाना सीखते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब 8 व्यक्ति आप बना लीजिए, 2 4 6 8 इस तरीके से ही आपको बनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये नंबर लिखा, ये 1 2 ऐसे, तो ये वाली मार्किंग नहीं करनी है। ठीक है, आपको इस तरीके से मार्क करना है। इसमें बेनिफिट ये है कि आपको अपोजिट तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा, फेसिंग वाली भी बात तुरंत पता चल जाएगी। और अगर मान लीजिए 7 लोग होंगे तो फिर एक लाइन हम वहाँ पर कम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन में सबसे पहले इंफॉर्मेशन है कि जे पी के दाएं दूसरा है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि जे पी के दाएं दूसरा है, तो आप पी को बैठाने के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी पी को आप बैठा सकते हैं पी के दाएं। तो पी जब आपने बैठाया इस पूरे फिगर में, आप एक बात के लिए स्वतंत्र है कि पी कहीं भी बैठा सकते हैं। पी के अब देखिए दाएं, ये सारी की सारी फेसिंग कहाँ है, सेंटर की तरफ है। इस क्वेश्चन में दे रखा है फेसिंग कहाँ है, सेंटर है। और अगर मान लो नहीं भी दिया जाता तो बाय डिफॉल्ट हम सेंटर ही मानते हैं। जब तक ये कहा ना जाए कि आउटसाइड ऑफ सेंटर है तब तक हम फेसिंग कहाँ मानते हैं, सेंटर की, क्योंकि बैठने की 90% ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं, सेंटर के ही होते हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं। तो यहाँ पर पी जो है जे पी के दाएं दूसरा है, तो पी अगर हमने बैठा दिया इस पोजीशन पे तो जे कहाँ बैठेगा, दायां। हमने बताया था कहाँ होता है, आगे की तरफ। किसमें, केस में, फेसिंग एट सेंटर में, इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पर जे बैठ जाएगा। फिर लिखा हुआ है जो, अब अभी बताया था कि जो हमेशा किसकी बात करता है, अपने पास वाले सब्जेक्ट की। तो पास में पी है या जे, पास में है पी। जो का मतलब हु, और हु हमेशा ऑब्जेक्ट की बात करता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर पी है तो यहाँ पी आप रख सकते हैं। पी जो है वो के दाएं तीसरा है, पी के दाएं तीसरा, के ऐसा बैठाइए ये के दाएं क्या हो जाए, तीसरा। तो देखिए अगर के यहाँ बैठा रहे तो 1 2 3, के दाएं पी क्या हो जाएगा, तीसरा। तो पहले इंफॉर्मेशन बना ली हम लोगों ने। अब लिखा है एम ओ के बाएं दूसरा है, जो पी और जे के बीच में है। तो जो का मतलब है कि किसकी बात कर रहा है, ओ की। ओ साहब पी और जे के बीच में है, ये कंफर्म हो गया। और जैसे ही ओ बन गया तो एम जो है वो ओ के बाएं, तो बाएं जाएंगे पीछे, एम जो है ओ के बाएं दूसरा हो गया। एल के अथवा एन का पड़ोसी नहीं है, एल के अथवा एन का पड़ोसी नहीं है। अब यहाँ पर इस बात को समझिए, के का पड़ोसी न होने से एल यहाँ नहीं बैठ सकता और यहाँ नहीं बैठ सकता। तो एल कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। कह रहा है एल के अथवा एन का पड़ोसी नहीं है, तो के का पड़ोसी न होने से एल कहाँ बैठेगा, इस पोजीशन पे बैठेगा। अब एक बात और समझिए, यहाँ पर एन नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है कि एन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इसका पड़ोसी हो जाएगा। तो आपका एन कहाँ बैठेगा, आपका एन यहाँ बैठेगा। तो बचा हुआ आपका कौन सा आप यहाँ बचे हुए हैं,
क्यू साहब, तो क्यू साहब को आप यहाँ बैठा दें। तो इस तरीके से आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड सेकेंड लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के बाएं दूसरा कौन है, सेकेंड लेफ्ट ऑफ क्यू। तो क्यू कहाँ पर है ये सर, और क्यू के अगर हम दाएं चलेंगे तो दाएं चलेंगे तो आगे ऐसे चलेंगे और बाएं जाएंगे तो पीछे, तो क्यू के बाएं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका जे। क्यू के बाएं कौन बैठा हुआ है, जे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें 8 पर्सन है, 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सिटिंग इन ए सर्किल फेसिंग एट सेंटर। उनका जो फेस है वो कहाँ है, सेंटर की तरफ, फेसिंग एट सेंटर। अब इंफॉर्मेशन क्या है इनमें, पहली इंफॉर्मेशन है ए एच के दाएं, चौथा है ए इज फोर्थ राइट ऑफ एच, और एफ के बाएं दूसरा है, एंड सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के बाएं दूसरा है। दूसरी इंफॉर्मेशन है इसमें सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। सी इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एफ एंड बी, सी इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एफ एंड बी। फिर है डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। डी इज थर्ड राइट ऑफ सी। लास्ट इंफॉर्मेशन है एच जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, एच जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। इंग्लिश में हो जाएगा एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू। अगले का मतलब होता है नेक्स्ट टू, इस पॉइंट को ही हमें सीखना है। इंग्लिश में है एच नेवर सिट्स टू नेक्स्ट टू, एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी, नेक्स्ट टू जी, एच जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए सबसे मेन है आपको डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाना आप सीख लीजिए तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। 8 लोग हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर किसी एक पॉइंट को फिक्स करके आप आगे कर सकते हैं। लिखा हुआ ए एच के दाएं चौथा है, तो पहला पॉइंट आप फिक्स कर सकते हैं ए एच के दाएं, तो एच कहीं भी बैठा दीजिए। मान लीजिए हमने एच यहाँ बैठा दिया। अब एच के दाएं तीसरे स्थान, ए एच के दाएं चौथे स्थान पर है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए साहब हो जाएगा। ठीक है, ए जो है वो एच के दाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है और एफ के बाएं दूसरे स्थान पर। और का मतलब है कि ये किसकी बात कर रहा है, सब्जेक्ट की, मतलब ए की ही बात कर रहा है कि ए साहब जो है
वो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। और की जगह पर आप इसको रख सकते हैं ए को, ए एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब एफ ऐसा बैठाइए कि ए उसके बाएं दूसरे स्थान पर हो जाए। तो एफ यहाँ पर बैठाएंगे इस पोजीशन से, ए क्या दिखेगा आपको, सेकंड लेफ्ट दिखेगा। ए जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, तो देखिए सी यहाँ पर नहीं हो सकता और सी यहाँ भी नहीं हो सकता, लेकिन सी के लिए कितनी पोजीशन अभी भी खाली है, 3 पोजीशन। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब 3 पोजीशन खाली है तो आपको 3 डायग्राम पॉसिबिलिटी के लिए बनाने पड़ेंगे। अगर इस पॉसिबिलिटी से हमें बचना है तो हमें क्या करना है कि सी से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन हमें पता करनी होगी जो भी इस क्वेश्चन में गिवन है, उससे हम एलिमिनेट करेंगे अपने पोजीशंस को। यहाँ पर देखिए सी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है कि डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। मतलब डी जो है सी के दाएं, अगर सी देखिए यहाँ यहाँ और यहाँ बैठ सकता है। अब डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, 1 2 3 डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर यहाँ पर बैठ सकता है। ये पोजीशन सही है, यहाँ सी आप बैठा सकते हैं। अगर सी को यहाँ बैठाते हैं तो ये पोजीशन पे डी नहीं बैठ सकता क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी फुलफिल है। और अगर हम सी को यहाँ बैठाते हैं तो डी यहाँ भी नहीं बैठ सकता क्योंकि तीसरे स्थान पर ये पोजीशन भी फुलफिल है। क्या बताया गया कि सी इनमें से सिर्फ इस पोजीशन पे बैठ के ही डी यहाँ पर बैठाया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ बैठाएंगे तो ये पोजीशन फिल है, ये बैठाएंगे तो यहाँ पर ये पोजीशन क्या है, फुलफिल है। तो हमने ये कंफर्म कर लिया कि सी कहाँ बैठेगा सर, यहाँ बैठेगा। और डी की पोजीशन कहाँ होगी, ये। एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से इस डायग्राम को कि हमने आपको ए एच और एफ की पोजीशन क्लियर हो गई। यहाँ लिखा था सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं, तो एफ जो है और बी का पड़ोसी नहीं, तो बी तो हमें दिया नहीं, एफ का पड़ोसी, यहाँ सी नहीं हो सकता और यहाँ भी सी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सी की पोजीशन यहाँ पर 3 है। अब देखिए आप चाहें तो एक नए डायग्राम में इस चीज़ को समझ लीजिए। आपने एच यहाँ बैठाया, एच के सामने आपका ये ए बैठ गया और यहाँ पर एफ बैठ गया। ठीक है, आपके पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि सी की 3 पोजीशन है, हम इसे कैसे एलिमिनेट करें सर। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो अगर हमने सी को यहाँ पर कंसीडर किया तो 1 2 3 ये पोजीशन फुलफिल है, मतलब सी यहाँ नहीं बैठ सकता। अगर हम सी यहाँ चेक करते हैं तो 1 2 3 ये पोजीशन खाली है, यहाँ पर हम बैठा सकते हैं, लेकिन हमें ये पोजीशन भी चेक करनी पड़ेगी। तो 1 2 3, तो इस पोजीशन पे डी नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जब बैठा हुआ है। तो सी की कंफर्म पोजीशन आपको मिल गई। ये सी कहाँ बैठेगा, ये, और सी यहाँ बैठेगा तो सी का थर्ड राइट डी बैठेगा। डी सी के दाएं तीसरा है, तो डी जो है सी के दाएं तीसरा होगा। ये पोजीशन आपने फुलफिल कर ली। फिर लिखा हुआ है एच जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जी नहीं है। अगले का मतलब हमने बताया था नेबरहुड, इमीडिएट नेबरहुड। यहाँ ना तो जी बैठ सकता ना ही यहाँ पर, तो जी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन ये पूरी थी। सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, सी जो है एफ का पड़ोसी तो नहीं है और साथ साथ बी का भी पड़ोसी नहीं, तो यहाँ बी नहीं बैठ सकता, यहाँ बी बैठेगा। तो बचा कौन सा व्यक्ति यहाँ पर हमारे पास, ई। इस पोजीशन में किसको बैठा देंगे हम, ई को। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए हम आंसर दे सकते हैं सेकेंड राइट ऑफ जी। जी के सेकेंड राइट में कौन होगा, जी का सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।